नमस्कार साथियों, वंदे मातरम विद्यार्थियों। हम बात कर रहे थे काव्य शास्त्र की। कविता क्या है, काव्य क्या है, कवि का कर्म क्या है। इसी संदर्भ में हमने यह समझा था कि काव्य है क्या, काव्य क्या है, कविता क्या है, इसको हम जानने और समझने की कोशिश कर रहे थे। यह बात हुई थी हमारी पिछली कक्षा में कि वास्तव में कविता जो है, काव्य जो है, साहित्य जो है, भाव, कल्पना, शब्द, अर्थ और विचार यानी कि बुद्धि तत्व, यह सब, इन सब का सांगोपांग मिश्रण, उचित समायोजन, इनका एक बेहतर काव्य का निर्माण करता है, बेहतर कविता की रचना करता है। इसी से हम आगे बढ़े थे काव्य शास्त्र की ओर। काव्य शास्त्र इन्हीं सब का विश्लेषण करता है, किसी रचना की भाव सौंदर्य की, के कल्पना तत्व का, के शब्द का, अर्थ का और उसमें जो कंटेंट है उसके विचारों का। क्यों ना हम इन सब चीजों को कविता के द्वारा ही समझें। किसी चीज को शास्त्र के रूप में समझना, अध्ययन करना थोड़ा कठिन होता है। हम इसको कविता के रूप में साधारण शब्दों में, सरल शब्दों में कैसे जान सकते हैं कि वास्तव में कविता क्या है, काव्य क्या है। आपने छोटी कक्षाओं में 11वीं 12वीं में 2 कविताएं पढ़ी होगी। एक कविता है कविता के बहाने। कविता के बहाने कुंवर नारायण जी की यह कविता है। एक कविता की मैं और चर्चा करना चाहूंगा, उसका नाम है छोटा मेरा खेत। छोटा मेरा खेत चौकोना, एक कागज का कोना। यह उमा शंकर जोशी जी की कविता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से इन दोनों कविताओं में कवि कर्म को बताया गया है। कविता क्या है ये बताया गया है, कविता का भविष्य क्या है ये बताया गया है। और इन कविताओं को समझने के बाद हम निश्चित रूप से यह समझ पाएंगे कि वास्तव में काव्य है क्या। तब हम अच्छे तरह से यह जान पाएंगे कि काव्य शास्त्र क्या है। कविता के इन 5 तत्वों को जब हम अच्छी तरह से जान लेंगे, हृदयंगम कर लेंगे, तो काव्य शास्त्र को समझने में हमें कठिनाई नहीं होगी। चलिए पढ़ते हैं कविता की ओर। पहली कविता है कविता के बहाने। देखिए, हम इन कविताओं को आज सिर्फ इस दृष्टि से समझ रहे हैं कि कविता है क्या, काव्य क्या है, कवि कर्म क्या है, और इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कविता के तत्व क्या है, कविता कैसे बनती है। कविता के बहाने जो कविता है, कुंवर नारायण जी की कविता ये बताती है कि कविता है क्या और इसका भविष्य क्या है। मशीनीकरण के युग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में ऐसी शंका उत्पन्न की जाती है कि कविता का कोई भविष्य नहीं है। वर्तमान समय में साहित्य जो है उसका महत्व कम हो गया है, उपयोगी नहीं रहा है, और आने वाले समय में कविता का कोई भविष्य नहीं होगा। कोई इसको लिखने वाला, पढ़ने वाला या समझने वाला नहीं मिलेगा। यह कविता इन संभावनाओं को पूरी तरह से नकारती है और यह बताती है कि कविता का भविष्य कितना उज्जवल है। कविता है क्या, क्या कविता कभी नष्ट होगी, क्या काव्य का भविष्य अंधकारमय है। इसी कविता के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में एक छोटी सी कविता है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने।
चिड़िया क्या जाने, माने यानी मायने। देखिए कविता की कल्पना, काव्य का जो रूपक है कितना सुंदर है। कवि ने सबसे पहले कविता को चिड़िया की उड़ान से समकक्ष माना है, उसकी तुलना की है और क्या कहा है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। वास्तव में कविता क्या है, उड़ान है। यहाँ जो चिड़िया की उड़ान है वो वास्तव में कवि की कल्पना की उड़ान है। जो एक तत्व था हमने लिखा था भाव के बाद में दूसरे नंबर पे की कल्पना। तो इस प्रकार से चिड़िया की उड़ान बाहर भीतर इस घर उस घर अर्थात हर जगह सर्वत्र चिड़िया की उड़ान पर कोई रोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। वैसे ही कवि की कल्पना पर भी कोई रोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। हमने कवि की परिभाषा जानते समय यह पढ़ा था कि निरंकुशा कवि, अर्थात कवि जो है निरंकुश होता है, स्वतंत्र होता है, स्वच्छंद होता है। वो अपनी कल्पना से सुख में दुख का, आशा में निराशा का चित्रण कर सकता है। तो वैसे ही कविता की जो उड़ान है अर्थात कल्पना की जो उड़ान है वो चिड़िया की भांति है, लेकिन वास्तव में कविता की जो उड़ान है वो चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कवि की जो कल्पना है वह चिड़िया की उड़ान से बहुत आगे। चिड़िया की उड़ान सीमित है कि कुछ मायने, और वो मायने वो सीमाएं कविता की कल्पना पर, कवि की कल्पना पर लागू नहीं होते। अर्थात कवि की कल्पना की जो उड़ान है वो चिड़िया की उड़ान से कई गुना आगे। क्या इस प्रकार की जिसकी उड़ान हो, असीमित जिसकी उड़ान हो, उसका भविष्य कभी अंधकारमय हो सकता है? नहीं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अभी दूसरा रूपक देखिए। कवि ने कविता की जो तुलना है वो की है फूलों से, फूलों की महक से, फूलों की खुशबू से। यहां जो फूलों की खुशबू है वो वास्तव में कविता के भाव है। पहले कल्पना और अब भाव। जिस प्रकार से फूल खिलते हैं तो उनकी जो महक है वो बाहर भीतर इस घर उस घर सब जगह महक जाती है, उसकी खुशबू सर्वत्र फैल जाती है। फूलों की खुशबू पर कोई रोक नहीं होती, कोई बाधा नहीं होती। लेकिन फिर भी कविता के जो भाव है, कविता की जो खुशबू है वो फूलों की खुशबू से कई गुना आगे। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। फूल की जो खुशबू है वो कुछ समय तक रहती है, कुछ दिनों तक रहती है और उसके बाद फूल मुरझा जाता है। लेकिन कविता के जो भाव है वो हमेशा के लिए बने रहते हैं, शाश्वत होते हैं, कभी नष्ट नहीं होते। अर्थात कविता के जो भाव है, कविता की जो महक है वो फूलों की महक से कई गुना आगे। इस प्रकार से फूलों की महक कभी नष्ट नहीं होगी, वैसे ही कविता की महक जो है, कविता के जो भाव है, उनका जो संदेश है वो सवाल ही नहीं है। कविता हजारों वर्षों तक, जब तक इसका पाठ किया जाएगा, श्रवण किया जाएगा, वो हमेशा अपने भावों को फैलाती रहेगी फूलों की खुशबू की तरह। अंतिम देखिए, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। अब देखिए, पहले दोनों रूपक में चिड़िया की उड़ान और फूलों की खुशबू, फूलों की महक, इन दोनों से कविता को आगे बताया। अर्थात चिड़िया की उड़ान से कवि की कल्पना बहुत आगे, कविता की जो कल्पना है, और फूलों की खुशबू से आगे है कविता के भाव। अब तीसरे रूपक में कवि ने कविता की तुलना बच्चों की खेल से की है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने। बच्चों को देखा होगा आपने, उनमें खेलते समय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। कोई बच्चा किस घर से आया है, किस जाति का है, किस धर्म का है, अमीर है गरीब है, किसी प्रकार का भेदभाव बच्चों के हृदय में खेल के समय नहीं होता है। ऐसे ही कविता भी जब अपना रस उंडेलती है, जब आनंदित करती है, तो बिना किसी भेदभाव के सभी को समान रूप से
आनंदित करती है। लेकिन सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। यहां जो तीसरे रूपक में कविता की जो कल्पना है वो बच्चे के खेल के समान है। यहां दोनों तो कविता आगे थी, चिड़िया की उड़ान से फूलों की खुशबू, लेकिन यहां कविता बच्चों के खेल के समान है। खेल एक रचनात्मक कर्म है, कुछ न कुछ एक्टिविटी उसमें होती रहती है। ठीक वैसे ही कवि यह कहना चाह रहा है कि कविता सिर्फ देखने सुनने का काम नहीं है, यह रचनात्मक क्रिया है। और जो क्रिया रचनात्मक होती है, रचनात्मकता कभी खत्म नहीं होती। कविता की जो रचनात्मकता है वह वास्तव में शब्दों का खेल है। पहले हमने बात की थी, अंग्रेजी के एक विद्वान कॉलरिज का कथन है, पोइट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर। कविता जो है वह वास्तव में शब्दों का कर्म है। कैसे? बेस्ट वर्ड इन बेस्ट ऑर्डर, अच्छे शब्दों का, सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम में चयन, सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम में चयन, सर्वोत्तम शब्द एवं उनका सर्वोत्तम कर्म। पंडित राज जगन्नाथ ने कहा था, रमणीयार्थक प्रतिपादक शब्द काव्य। ये रमणीय अर्थ क्या है? रोचकता। ये रमणीयता क्या है? रोचकता, चमत्कार, यही काव्य है। अर्थात शब्दों का जो खेल है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए कि उनमें रोचकता उत्पन्न हो। अर्थात एक बढ़िया कवि वही होगा जिसके पास बढ़िया शब्द होंगे। बढ़िया शब्द होंगे अर्थात उसकी समृद्ध शब्दावली होगी, रिच वोकेबुलरी जिसकी होगी। मुझे याद आता है, हमारे एक गुरुजी थे, वे राजस्थानी की कविताएं करते थे, तुकबंदी करते थे। देखिए कैसे जो है शब्दों के खेल से कविता बन जाती है। ऐसे ही बातों बातों में कभी एक बार क्लास में उन्होंने बच्चों के सामने कहा कि बोलिए जगदम्बे मात की जय। दूध दुहने के लिए चाहिए एक भैंस, यानी भैंस। दूध दुहने के लिए चाहिए एक लाडी, आंखों से हो भले ही बड़ी, पर शरीर से हो थोड़ी जाडी। भैंस के पीछे चाहिए एक पाडी। तो ये बन गई कविता। क्या है? शब्दों की तुकबंदी है। कविता शब्दों का खेल है, शब्दों का खेल है। किस क्रम में? बेहतर क्रम में, सर्वोत्तम क्रम में, सर्वोत्तम क्रम में। और इनका अर्थ जो है सुनने के बाद क्या उत्पन्न हो? रोचकता हो, चमत्कार हो, वही कविता है। कितने सुंदर शब्दों में कविता का निर्माण हो गया। बोल जगदम्बे मात की जय। दूध दुहने के लिए चाहिए एक भैंस, भैंस के पीछे एक पाडी। दूध दुहने के लिए चाहिए एक लाडी, आंखों से हो भले ही बड़ी, शरीर से हो थोड़ी जाडी, यानी कि मोटी। कितना सुंदर भाव है। देखिए क्या रूपक है। भले ही आंखों से बाडी हो अर्थात बेंगापन हो, सुंदरता महत्व नहीं रखती। शरीर से मोटी होनी चाहिए अर्थात शक्तिशाली होनी चाहिए। भैंस दूहने में बहुत जोर पड़ता है 8-10 लीटर दूध निकालने के लिए। तो उनके मन में जो भाव उत्पन्न हुए, उन भावों को उन्होंने शब्दों के खेल से कविता के रूप में पिरो दिया। 3 चीजें हमने इस कविता के माध्यम से जानी। क्या? काव्य के अंदर के भाव, उसकी कल्पना और शब्दों का खेल। शब्दों का यही कविता है। और काव्य शास्त्र इन्हीं का विश्लेषण करता है। कवि का कर्म क्या है? कवि का कर्म काव्य है। और इसी काव्य के रूपक को
उमाशंकर जोशी ने देखिए किस तरह से शब्दों के खेल से एक कविता के रूप में पिरोया है ना? देखिए क्या कहते हैं, छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। वास्तव में ये जो कागज का पन्ना है वो खेत के रूप में, कोई अंधड़ कहीं से आया, ये अंधड़ है भावों का। मेरे मन में भावों की एक आंधी आई, क्षण का बीज वहां बोया गया और वहां बीज बो दिया। बीज किसका बो दिया? कोई रचना। वही रचना आगे जाकर किसी पौधे के रूप में, वृक्ष के रूप में पुष्पित पल्लवित होगी। कल्पना के रसायनों को पी, कवि की कल्पना जो है, भावों के द्वारा मन में जो भी भाव उठते हैं, कवि उनको अपनी कल्पना के द्वारा शब्द देता है, अभिव्यक्त करता है। कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष। जिस प्रकार से मिट्टी के अंदर बीज पानी, खाद आदि के कारण गल जाता है और अंकुरित होता है, वैसे ही शब्दों के अंकुरित मन में भाव उत्पन्न हुए, कवि ने कल्पना से उसको और पुष्पित किया, मजबूत किया उन भावों को, और वो शब्दों के अंकुरण के रूप में फूट पड़े। जब शब्दों के अंकुरण फूटे तो जो पौधा निकला पल्लव पुष्पों से नमित विशेष। अब उसको कवि जो है पल्लव पुष्प मतलब और बेहतर शब्दों से धीरे धीरे किसी कविता के रूप में, बड़ी काव्य रचना के रूप में, महाकाव्य के रूप में आगे निर्मित करता जाता है। झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होता। अब पौधा जो है बड़ा हो गया है, पेड़ बन गया है, उस पे फल फूल और रस की अलौकिक अमृत धाराएं फूट रही है। अमृत धाराएं, रस, आनंद जो पाठक को, श्रोता को प्राप्त होता है, वही हमारा रस सिद्धांत। इसमें यह बताया है कि रस है क्या, यह भी हम कविता में देख सकते हैं। रोपाई क्षण की, रोपाई कहाँ हुई थी? यहाँ क्षण का बीज वहां बोया। एक क्षण के लिए जो बीज भावों के द्वारा बोया गया था वो अब अनंतता की कटाई बन चुका है। यही बात आ गई कि बिना मुरझाए महकने के माने भूल क्या जाने, कविता कभी मुरझाती नहीं है। यही बात यहाँ आ गई, कटाई अनंतता की। अब जो है यह पौधा है अनंत काल तक फल देता रहता है। आज से कोई कविता 100 साल पहले लिखी गई थी, हम उसको पढ़ते हैं तो हमें वैसा ही आनंद प्राप्त होता है, वैसा ही रस प्राप्त होता है जैसा किसी को 60 साल पहले 100 साल पढ़ते समय होता था। और हमारे बाद की जो पीढ़ी है, 50 साल बाद, 60 साल बाद, 100 साल बाद कोई भी उस कविता को पढ़ेगा तो उसको भी रस की, अलौकिक रस की प्राप्ति होगी। लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। ये मेरा जो छोटा सा खेत है, अर्थात जो मेरी रचना है, अब वो रचना के रूप में पुष्पित पल्लवित हो चुका है। अक्षय पात्र, अक्षय पात्र अर्थात तो कभी खत्म नहीं हो, जिसका कभी क्षय नहीं हो, हमेशा जो रस बरसाता रहे, छोटा मेरा खेत चौकोना। यहां इस कविता में हमने देखा, क्या देखा? पहले भावों से क्षण भर में विजयी हुई, फिर कल्पना से क्या हुआ? उसका पोषण हुआ, फिर पौधा अंकुरित हुआ और पुष्पित पल्लवित हुआ। पुष्पित पल्लवित हुआ शब्दों के माध्यम से, और फिर उसकी रस की प्राप्ति, रस की प्राप्ति अर्थ के माध्यम से। अनंत काल तक आनंद की प्राप्ति होती रहती है। कविता के देखो सारे तत्व इसमें आ गए, भाव आ गया, कल्पना आ गई, शब्द आ गए, अर्थ आ गए, और इसी से अलौकिक रस की प्राप्ति होती है। वास्तव में यही कविता है। इन दोनों कविताओं के माध्यम से हमने क्या क्या जाना? कविता क्या है? शब्दों का खेल है। अगर किसी को अच्छा कवि बनना है तो आपकी वोकेबुलरी, आपकी जो है शब्द सीमा, जो है शब्द ज्ञान है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। कविता वास्तव में क्या है? भावों की आंधी है। इस प्रकार से आंधी बहुत तेज प्रबल हवा के रूप में होती है, ऐसे ही
जब मन के भीतर प्रबल भाव उत्पन्न होते हैं, जब हम उन्हें रोक नहीं पाते, है ना। पोइट्री इज ए स्पॉन्टेनियस फ्लो, है ना, प्रबल भावों का सहज उछलन, प्रबल भावों का सहज उछलन। किसने कहा था? वर्ड्सवर्थ ने, अंग्रेजी के कवि। यही आंधी के रूप में। और क्या है कविता? कल्पना की उड़ान है। और क्या है कविता? खाद बीज है किसके? कल्पना के। और अंत में का जो अर्थ प्राप्त होता है वो है फल के रूप में, रस के रूप में, आनंद के रूप। बढ़िया कविता लिखनी है। शुरू में जो हमने बात की, चिंता प्रकट की कि कविता जो है नष्ट हो जाएगी, उसका भविष्य अंधकारमय है। मशीनीकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस दुनिया में कविता को हम किस नजरिए से देखें? तो वास्तव में कविता जो है वो शब्दों का खेल है। हमारी जो लोकल डायलेक्ट होती है, स्थानीय बोली जो होती है, उसके शब्द शक्ति बहुत प्रभावी होती है, बहुत अच्छी होती है। खूब सारे शब्द होते हैं उसके अंदर। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले अपनी राजस्थानी भाषा का। मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, सबसे छोटा बर्तन जो होता है जिसे हम कुल्हड़ कहते हैं, क्या कहते हैं? कुल्हड़। 50-100 ग्राम तक का। जब उससे बड़ा हो तो अपने राजस्थानी में उसको कहते हैं बेड़िया। 1-2 लीटर तक का। ये सारे मिट्टी के बर्तन। देखना आप, क्या ऐसी शब्दावली किसी और भाषा में मिल सकती है? ना हिंदी में, ना अंग्रेजी में, ना और कोई भाषा में। हो सकता है भारत की किसी और स्थानीय बोली में ऐसे शब्द हो। उससे बड़ा हो तो गुड़िया कहते हैं हमारे यहाँ मारवाड़ी में, जो 4-5 लीटर तक का होता है। उससे बड़ा हो तो मिट्टी का बर्तन, उसको हमारे यहाँ मटकी कहते हैं, 10-15 लीटर तक की। उससे बड़ा हो तो हमारे यहाँ मटका कहते हैं उसको, जो 15-20 लीटर। उससे बड़ा हो मिट्टी का बर्तन तो वो कहते हैं माटा, जो 25-30-40 लीटर तक का हो। और यदि उससे भी बड़ा हो तो उसको कहते हैं मौन या मूण कहते हैं, जो ड्रम के आकार का होता है बड़ा, जिसमें पूरा एक आदमी भले अंदर समा जाए, 100-200 लीटर तक का। ये क्या है? शब्दों का खेल है। जिसके पास जितने अच्छे शब्द होंगे, इसलिए हम देखते हैं कि राजस्थानी भाषा की जो कविताएं होती है वो हमें बहुत अच्छी लगती है। चिंता की बात यह है कि क्या यह शब्दावली हम अपनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा पाएंगे? जो बच्चे बाहर रहते हैं, बहुत कम राजस्थान आते हैं, उनके माता पिता क्या हमारी इस थाती को, हमारी इस परंपरा को पहुंचा पाएंगे, जान पाएंगे? यह शब्दों का खेल है कविता का। अभी हमने जो पीछे बात की वो 5वां तत्व एक बार फिर से हम देख लेते हैं। कविता भावों से, कल्पना से, शब्द एवं उसका रोचक रमणीय अर्थ और बुद्धि अर्थात विचार तत्व इनसे निर्मित होती। इन सबको हमने इसलिए जाना, इस कविता के माध्यम से सरल रूप में समझा, ताकि हम काव्य रूपक के रूप में काव्य शास्त्र को समझे तो हमें आसानी रहे। अब हम जब आगे भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो ये 5 तत्व बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आगे की कक्षाओं में बने रहिएगा। भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो विद्वान है, जो संप्रदाय है, जो उनके मत है, का अध्ययन हम करेंगे। धन्यवाद।